नमस्कार दोस्तों, मैं मंचू सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हिंदी व्याकरण कक्षा 8 के वर्णमाला, संज्ञा, लिंग और वाक्य के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। ठीक है, इस वीडियो से आप वर्णमाला, संज्ञा, लिंग और वाक्य के बारे में पूरी जानकारी सीख सकते हैं। वर्णमाला, संज्ञा और लिंग, वाक्य के बारे में पूरी जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। आगे चलते हैं, अब स्वर वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होता है? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ग में होता है य, र, ल, व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, दं स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अछ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जाम्पल लेता हूँ। मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, ये सारे जो है ना प्राणी के नाम हैं। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं। वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम हैं। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है। पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव
के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके जो टाइप हैं या जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है, बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजित्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के
उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है। जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई। रोना रुलाई। दौड़ना दौड़। ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। अपना अपनाना, निज निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अवव्य से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। दूर दूरी, समीप समीपत्व। इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है। तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखा संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे संज्ञा के पहचान क्या है। अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है। वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे
प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश। लड़का सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा हैं, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है वह शब्द गणनीय कहलाएगा। गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं, पुस्तक 500 पुस्तकें हैं, भवन 400 भवन हैं, गाय 350 गाय हैं, केले 2 दर्जन हैं। ठीक है, अगणनीय संज्ञा, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, पानी गिनो, नहीं गिन सकते, हवा गिनो, नहीं गिन सकते, मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। पुरुष जाति जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि। इस तरह को शब्द जो होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में, एक पुरुष जाति में और एक स्त्रीलिंग जाति में। जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव में आ जाते हैं तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। ये सजीव जाति में पुल्लिंग के पार्ट हैं। निर्जीव पदार्थ में देखें, मकान, फल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये भी पुल्लिंग के हैं। भाववाचक में देख लेते हैं, भाव में दुख, लगाव, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो पुल्लिंग के हैं। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देख लेते हैं, माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरियां, हंसनियां, लड़कियां, बकरियां, जू इत्यादि। ठीक है, अब निर्जीव पदार्थ में देख लेते हैं, सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में देख लेते हैं, लज्जा, बनावट इत्यादि। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, हम आपको बताते हैं पुल्लिंग का पहचान। जैसे कुछ संज्ञा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी इत्यादि। ये सारे शब्द संज्ञा हैं और ये पुल्लिंग के पार्ट हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है, भारी और बेडौल वस्तु में देख लेते हैं, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग है। दिनों के नाम में देख लेते हैं हम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। महीने के नाम देख लेते हैं हम, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख
ठीक है, आदि ये सारे पुल्लिंग नाम है। ठीक है, अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है। ठीक है, पर्वत के नाम में देख लेते हैं, हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ठीक है, देशों का नाम देख लेते हैं, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सारे पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम देख लेते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सारे पुल्लिंग हैं। धातु में देख लेते हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे पुल्लिंग हैं। वृक्षों में देख लेते हैं, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अनाजों के नाम में देख लेते हैं, गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, और अपवाद में देख लेते हैं, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। रत्नों के नाम में देख लेते हैं, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पांत्रा, मोती, हीरा, ये सारे रत्नों के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फूलों के नाम में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नगरों के नाम में दे देते, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये सारे पुल्लिंग है। द्रव पदार्थ के नाम में देख लेते हैं, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा है, चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समय के नाम पर देख लेते हैं, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप के नाम में देख लेते हैं, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि, ये सारे द्वीप के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। सागर के नाम में देख लेते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग महासागर हैं। वर्णमाला में देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ आदि जो शब्द हैं ये सारे पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग कौन है, ई, बड़ी ई, री, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, शरीर के अंग के बारे में देख लेते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देख लेते हैं, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे पुल्लिंग है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्रांत संज्ञा क्या, जो शब्द आते हैं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सारे पुल्लिंग है। दान, खाना, बाला आदि, ये अंत में होने वाला है। जो अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे खानदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, घी वाला, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अ, आ, आव, पा, पन, क, त, आबा तथा औरा से अंत होने वाली संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। जैसे औ से जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। आ से जैसे लोटा, मोटा, छोटा, घोटा, घोरा, हीरा इत्यादि। आप से जैसे पुलबाव, द्वाराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के में आता है। पन से देख लेते हैं, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, टेढ़ापन। तो ये सारे शब्द जो हैं
वो पन से होता है, जिसके लास्ट में पन होता है, और ये पुल्लिंग होता है। क में देख लेते हैं, लेखक, गायक, बालक, नायक इत्यादि ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो से देख लेते हैं, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनस्वत्व ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंदर आता है। आवा में देख लेते हैं, हुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा इत्यादि ये शब्द हैं पुल्लिंग है। ठीक है, औरा से देख लेते हैं, पकौड़ा, हथौड़ा, तो ये सारे शब्द जो होते हैं ना पुल्लिंग होता है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिदर, जिराफ, खरगोश, जेवरा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गिद्दर, कौवा, कवि, साधु इत्यादि ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आपने देख लिया पुल्लिंग कैसे पहचान सकते हैं। 25 रूल मैंने बताया है, वो 2500 आपको याद हो जाएगा, तो आप पुल्लिंग आसानी से आप समझ सकते हैं। आप चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है, स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उसका मैं भी बताता हूँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सारे स्त्रीलिंग ही है होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, वीर, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, घाय, संतान, सौतन इत्यादि। छोटी और सुंदर वस्तु में देख लेते हैं, से जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। नक्षत्र में देख लेते हैं, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, वर्गिनी, रोहिणी इत्यादि ये सारे स्त्रीलिंग नक्षत्र हैं। जैसे बोली में देख लेते हैं, मेवाती, ब्रज, खरी बोली, बुलंदली ये सारे स्त्रीलिंग बोली है। नदियां का नाम देते हैं, रवि, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतजल, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा इत्यादि ये जो नदी हैं सारे स्त्रीलिंग नदी है। भाषाओं लिपियों के नाम देख लेते हैं, देवनागरिक, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्नल, बंगाली इत्यादि ये सारे स्त्रीलिंग है। पुस्तकों में नाम कुरान, रामायण, गीता ये सारे स्त्रीलिंग है। तिथियों का नाम देख लें, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा इत्यादि ये सारे स्त्रीलिंग है। आहार का नाम देख लेते हैं, सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी ये सारे स्त्रीलिंग है। अपवाद में हलवा, अचार, रायता ये पुल्लिंग है। इक्रांत वाले शब्द देख लेते हैं, नानी, बेटी, मामी, भाभी ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्राय लगाकर भी लगातार भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ से लेते भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या ये सारे आ से बनते हैं और ये सारे स्त्रीलिंग है। ता से देख लेते हैं, गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता ये सारे ता से शब्द है और ये स्त्रीलिंग है। आई से देख लेते हैं, सगाई, मिठाई, घुनाई, पिटाई, धुलाई इत्यादि ये सब आई से बनता है और ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। आवट से देखते हैं, सजावट, बनावट, खिलावट, सटावट ये सारे आवट से बनता है और इसलिए सारे स्त्रीलिंग शब्द है। या से देख लेते हैं, कुटिया, बुढ़िया, चीरियां, बिंदियां, टिबिया इत्यादि ये सारे या से बनता है और इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। आहट से देखें, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कवराहट ये सारे आहट से बनते हैं। शरीर के कुछ अंग के नाम जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी इत्यादि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुंदरी, धोती, टोपी,
पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हौसली आदि। मसाले जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंग, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग यही खत्म होता है। ठीक है, आगे कुछ नोट्स में बना रखा हूँ, मैं नोट्स बताता हूँ। ठीक है, नोट्स। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया की रूप भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का जो रूप होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है पूरा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। ठीक है, अब नीचे कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर। ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी वही यूज होते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम जगह होते हैं। जैसे बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त इत्यादि, इन शब्दों का भी लिंग का परिचय योजन चिन्ह के अथवा क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। ठीक है, लिंग यही खत्म होता है। दो या दो से अधिक पदों के समर्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। कंडीशन ये कि उस समूह का अर्थ पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वाक्य। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, उदाहरण के लिए मैंने बताया सत्य की विजय होती है। इसमें सत्य एक शब्द है और दूसरा शब्द कौन सा है, विजय है। तो ये समूह है, शब्दों की समूह है। इसको एक वाक्य बोलेंगे। इसमें क्या है, सत्य की विजय होती है। इसमें अर्थ निकल रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वाक्य। और जैसे इसमें एक और है, जैसे किंतु सत्य विजय होती है। इसमें कोई वाक्य का अर्थ तो निकल नहीं रहा है, वाक्य तो है मगर अर्थ नहीं निकल रहा है। सत्य विजय होती है, क्या होती है, विजय होती है, मतलब यही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये इसको वाक्य नहीं बोल सकते। ठीक है, वाक्य ही एक रूप होता है वाक्यांश। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा नहीं निकलता है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। जब शब्दों के समूह का पूरा पूरा अर्थ निकल जाता है उसको वाक्य बोलते हैं। दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो वाक्यांश के अंदर आते हैं। ठीक है, वाक्य का वर्गीकरण। ठीक है, वाक्य के दो वर्गीकरण होते हैं, एक रचना के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, दूसरा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य का कितने वर्गीकरण है, 3, और अर्थ के आधार पर 8। अगर अर्थ स्टार्ट करें, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधिक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। रचना के आधार पर देखें, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये सारे वाक्य का वर्गीकरण है, भेद है। विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, कहीं कहीं विधिवाचक कह सकते हो, कहीं कहीं वाक्य विधानवाचक है, ग्रामर में लिखे हुए हैं। भारत महान देश है, राम ने खाना खा लिया, राम के पिता का नाम दशरथ है, राधा स्कूल चली गई, मनीष ने पानी पी लिया, अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब विधानवाचक वाक्य के बाद कौन सा है, इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि दूधो नहाओ पूतो फलो, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे।
इस सारे वाक्य में इच्छा झलक रहा है, ठीक है। इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, दूधो ना हो पुत्र फिर आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो ये भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे ये भी एक आशीर्वाद है। तो इस तरह के जो आशीर्वाद, आकांक्षा, कामना, इच्छा, इस तरह जिस वाक्य से झलकते हैं उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक के नाम में ये आज्ञा है, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वहां जाकर बैठिए, यह आज्ञा दे रहा है कि आप वहां जाकर बैठिए, ठीक है। कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, अपनी मदद स्वयं करिए, ये आदेश दे रहे हैं आपको, ठीक है। कृपया शांति बनाए रखें। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य के बाद कौन सा वाक्य आते हैं? निषेधवाचक, जहां पे रोक हो, ठीक है, काम ना होने का या ऐसा तरह का जो रोक होता है उसे कहते हैं निषेधवाचक, ठीक है। जिस वाक्य से कार्य के निषेध का बोध होता है वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो इसमें निषेध हो रहा है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, जिस वाक्य से नकारात्मक शब्द का बोध होता है उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। राम आज रावण को नहीं मारेगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा, रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब आगे चलते हैं, निषेधवाचक वाक्य के बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से कहते हैं जिन वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तुम कौन से देश में रहते हो, प्रश्न इस तरह से कर सकते हैं। तुम कोई बाहर से, अब्रॉड से कोई आ गया, बाहर दूसरे देशों से, तो आप उससे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, उसका आंसर जानने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। राम रावण का वध कब करेगा, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें प्रश्न झलक रहा है कि प्रश्न कोई पूछ रहा है, ठीक है। बसंती कब नाचेगी, ठीक है। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे, यह फिल्म कब खत्म होगी, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तंभता आदि भावनाओं का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादिक बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्य में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। यह चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह होता है, ठीक है। ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, कहाँ भारत जीत गया, अरे तुम लोग कब पहुंचे। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। आगे है संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया या का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। तो एक क्रिया कौन सा? परिश्रम करना, दूसरा क्या? सफल, एक दूसरे पर निर्भर है यहाँ पे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, बारिश खराब तो फसल भी खराब। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, मतलब जल्दी उठेंगे तभी तो स्कूल जा पहुंचेंगे, नहीं तो लेट होंगे। तो एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे पर जो क्रियाएं निर्भर होता है, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। अब चलते हैं आगे, संदेहवाचक वाक्य से कहते हैं ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज सुबह तेज बारिश हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, ठीक है। शायद आज राम रावण का वध करेगा, आकांक्षा है इसमें, शायद मोहन मान जाए,
शायद वह अभी नहीं पहुंचा, शायद आपने इस वीडियो को देखा, शायद आपने कमेंट किया कि नहीं किया। मुझे लगता है आप सीखे होंगे वाक्य, संदेहवाचक वाक्य से। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य का 3 प्रकार है। अब पहला पर देख लेते हैं, कौन सा है? सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन खेलता है, इसमें क्या है? कर्ता कौन है? रोहन। खेलना है क्रिया, रोहन भी एक ही है, रोहन लिखा हुआ भी एक है, और कर्ता ये रोहन है और ये खेलता है। तो दो शब्द हो गए, तो रोहन खेलता है, तो दो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है। तो इस तरह के जो भी वाक्य होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य के बाद कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य देख लेते हैं हम। ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें सभी वाक्य जो उपवाक्य प्रधान है, वह सुबह गया, ठीक है, शाम को लौटा। तो इसमें से कोई भी एक वाक्य को हटा देंगे तो इसका मीनिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते संयुक्त वाक्य। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, प्रिया बोला पर असत्य नहीं, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं? संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाम बोधक। ठीक है, अब संयोजक वाक्य किसे कहते हैं? जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं संयोजक वाक्य। जैसे गीता गई और सीता आई, संयोग वाक्य जो भी होता है उसे संयोजक वाक्य कहते हैं। दूसरा क्या है? विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्य का परस्पर भेद या विरोध का संबंध होता है तो ऐसे वाक्य विभाजक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। ठीक है, मेहनत करने के बावजूद फल नहीं मिलता है, तो ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और साधारण वाक्य भी है, मतलब इस दोनों को अलग अलग भी है, तो इसको विभाजन कर रहा है। पर सफल नहीं होना, सफल होना एक अलग, सफलता मिलना एक अलग वाक्य है, मेहनत करना एक अलग वाक्य है। दोनों को मिला के दोस्तों एक दूसरे को संयुक्त कर दिया, एक दूसरे पर आश्रित भी कर दिया, तो इसको कहते हैं विभाजक। विकल्प सूचक किसे कहते हैं? जब 2 बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है तो वैसे वाक्य को विकल्प सूचक, जैसे 4-5 विकल्प दिया हुआ है उसमें से एक विकल्प को चूज करना है तो उसे उस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? विकल्प सूचक वाक्य। जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, इसमें से 2 विकल्प, वो पछाड़ देगा, उसको हरा देगा अखाड़े में, या वो अखाड़ा छोड़ देगा, दोनों में से एक विकल्प है, विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, परिणाम बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है तो उसे परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? परिणाम बोधक। ठीक है, चलते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा है? मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, आश्रित होता है।
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जो औरत वहां बैठी है वह मेरी माँ है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य कितने भेद होते हैं? मिश्रित वाक्य 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यहां मैं कभी नहीं आऊंगा, ठीक, यहां मैं कभी नहीं आऊं। विशेषण वाक्य जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। ठीक है, मैंने वाक्य के सारे टॉपिक कवर कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। वाक्य के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।